वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग 10वीं क्लास के सिविक्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संघवाद। संघवाद क्या होता है, क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इस सारी चीज को जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। और किसी भी देश की शासन व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका होता है, इन सारे बातों के बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि देश के अंदर शासन व्यवस्था को किस किस स्तरों पर बांटा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी देश के शासन व्यवस्था को समझने के लिए। तो आप इस वीडियो में बने रहे और समझिए हमारे साथ अब कि देश के शासन व्यवस्था किस तरह से बनाई जाती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है संघवाद। तो संघवाद का पहले हम लोग समझ लेते हैं अर्थ। तो संघवाद का अगर हम लोग अर्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो संघवाद का अर्थ होता है कि जब हम किसी भी देश के शासन व्यवस्था को जब विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का जब बंटवारा कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघवाद। मतलब सिंपल सा अर्थ है कि शासन को विभिन्न इकाइयों में बांटकर, किसी भी देश के शासन व्यवस्था को विभिन्न इकाइयों में बांटकर चलाना ही संघवाद कहलाता है। इसका मैंने साधारण सा परिभाषा क्या लिखा है कि शासन को विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन संघवाद कहलाता है। और इसको आम से आम साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि शासन को विभिन्न इकाइयों में बांटकर चलाना कहलाता है संघवाद। अब हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि इस सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या होता है। सत्ता को हम लोग एक और भाषा में बोलते हैं शक्ति। एक और भाषा में क्या बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देश के अंदर जो शासन व्यवस्था है या शक्ति है उसका विभाजन किन किन स्तरों पर, किन किन रूपों में किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सत्ता या बोल सकते हैं हम शक्ति। शक्ति का विभाजन का अगर बात किया जाए किसी भी देश के लिए, तो किसी भी देश के लिए शासन व्यवस्था को बंटवारा जो है 2 स्तरों में किया जाता है। एक होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन बोल लीजिए या उसको बोल लीजिए अंग। अब एक होता है क्षैतिज विभाजन। सत्ता के किस विभाजन को हम लोग ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं और सत्ता के किस विभाजन को हम क्षैतिज विभाजन कहते हैं, इसको देख लीजिए। तो सत्ता के जब हम लोग सत्ता या शक्ति को, शासन व्यवस्था के शक्ति को या सत्ता को जब हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एक तीसरी स्तर के सरकार, स्थानीय सरकार के रूप में बांट कर चलाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। अर्थात सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन में 3 स्तर की सरकारें होती हैं, जिसमें कि एक होता है केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक होता है स्थानीय सरकार। लेकिन इन सबों में सबसे प्रमुख जो सरकारें होती है अक्सर किसी देशों में, वो होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ज्यादा प्रावधान किसी भी देश में बनाया जाता है। और वहीं पर अगर हम लोग देखें सत्ता का क्षैतिज विभाजन, या हम लोग कह सकते हैं कि सत्ता का क्षैतिज अंग का अगर हम बात करेंगे तो सत्ता का क्षैतिज अंग में 3 स्तर या 3 अंग होते हैं सरकार का, जिसमें कि एक होता है विधायिका सरकार, एक होता है कार्यपालिका सरकार और एक होता है न्यायपालिका सरकार। अब हम लोग इसमें यह भी समझ लेते हैं कि विधायिका सरकार कौन होती है, कार्यपालिका सरकार कौन होती है, न्यायपालिका सरकार कौन होती है। इससे पहले आप ऊर्ध्वाधर विभाजन में देख लीजिए केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार का अंग जो पूरे देश के मामला को संभालता है, उसको हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। और जब किसी खास राज्य के लिए स्पेशल सरकार को बनाया जाता है जो सिर्फ एक राज्य, किसी खास राज्य का ही मामला को संभाल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं राज्य सरकार। अब हम लोग इसमें समझते हैं क्षैतिज विभाजन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो विधायिका सरकार वो होती है जो कानून बनाती है, यानी कि जो विधि को बनाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं विधायिका सरकार को कानून बनाने वाला, ठीक है। कानून बनाने वाला जो सरकार होते हैं उसको हम लोग विधायिका सरकार बोलते हैं। और इस जो कानून बना के जब तैयार किया जाता है तो उसी को जब जो सरकार लागू करती है, यानी कि कार्यपालिका सरकार का मतलब है कानून लागू करने वाला, कानून लागू करने वाली जो सरकार होती है वो होती है कार्यपालिका सरकार।
और कानून जब बनाया जाता है तो उसको पालन करना भी बहुत जरूरी है, या वो कानून बनाने वाला खुद विधायिका सरकार ही क्यों ना हो, उसको पालन करने के लिए सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो सभी को कानून का पालन, सभी व्यक्ति या सभी नागरिक या सभी कोई भी सरकार इस सभी कानून जो बनाया गया है उसका पालन कर सके, उसके लिए जो है बनाया गया है कौन सी, न्यायपालिका। यानी कि विधायिका सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका सरकार क्या करती है, कानून को जाकर लागू कर देती है, और इस कानून को जो पालन नहीं करेगा उसको दंड देने के लिए, पुनिशमेंट करने के लिए बनाई गई है न्यायपालिका सरकार, जो इन दोनों पर नजर रखती है और इसके साथ साथ इनके द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी नजर लगती है। इनके द्वारा बनाए गए कानून को अगर कोई नहीं मानता है तो न्यायपालिका उसको पूरी तरह से दंड दे देगी, चाहे वो सरकार का ही कोई अंग क्यों ना हो, उसको भी दंड देने का ताकत रखती है न्यायपालिका। इसलिए विधायिका और कार्यपालिका से पूरी तरह से अलग होती है कौन, न्यायपालिका सरकार। असल में दरअसल बात यह है कि जो विधायिका सरकार होती है वही कार्यपालिका सरकार होती है। जैसे कि जब विधायिका सरकार जब कानून बनाती है, जब कानून लिखती है, उस समय वो विधायिका सरकार होती है, और वही सरकार जब देश के अंदर उस कानून को लागू करने लगती है तो क्या कहलाती है, कार्यपालिका सरकार। उदाहरण के लिए भारत देश में हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार है, वो जब कानून बनाने बैठेंगे तो वो कहलाएंगे विधायिका सरकार। और वही प्रधानमंत्री जी जब क्या करेंगे, देश के अंदर बनाए गए कानून को जब लागू करने जाने लगेंगे तो उन्हीं को हम रियली में क्या बोल देते हैं, कार्यपालिका सरकार। तो यानी कि विधायिका सरकार और कार्यपालिका सरकार लगभग दोनों एक ही होते हैं, बस फर्क है कि जब कानून बनाते हैं तब विधायिका सरकार हो जाते हैं, और जब उसी कानून को जब लागू करने लगते हैं नागरिकों पर तो उसको हम लोग, उस सरकार को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्यपालिका सरकार। यानी कि विधायिका सरकार और कार्यपालिका सरकार लगभग एक ही है, एक ही अंग को हम लोग दोनों नाम से पुकारते हैं, बस फर्क है कार्य करने का। तो इस तरह से आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि शक्ति का विभाजन दो स्तरों में, ऊर्ध्वाधर विभाजन और क्षैतिज विभाजन किस प्रकार से किया गया है। मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, इसी के साथ बने रहिए। मैं अगला वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा, संघवाद से संबंधित सारा कंसेप्ट को मैं आपको 10वीं क्लास के सारी सोशल साइंस के सब्जेक्टों को मैं आसानी पूर्वक आपको सिखाने का कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत आसान हो सके।